This conference will now be recorded. नमस्कार, मैं वैद्य ओंकार पाठक आप सभी का वैद्य अनंत धर्माधिकारी अमृत महोत्सव कृति समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारे इस व्याख्यान माला का अगला पुष्प गुंफने के लिए यहाँ पे आज हमारे व्याख्यान में आदरणीय वैद्य संतोष नेवपुरकर जी आज रुग्णानुभव बताने के लिए आज हमारे इस व्याख्यान माला में उपस्थित है। उनका भी मैं पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और हमारे कार्यक्रम का प्रोटोकॉल के तहत हम सबसे पहले आयुर्वेद की आद्य देवता धन्वंतरी जी को वंदन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। तो पहले सब लोग धन्वंतरी जी की हम प्रार्थना करेंगे, फिर आगे कार्यक्रम शुरू करेंगे। धन्वंतरी स्तवन अभी शुरू होगा। शंखं चक्रं जलौका दधतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोतोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। धन्वंतरी स्तवन के बाद वातावरण बहुत ही यहाँ का प्रसन्न हो चुका है। अभी हम आगे जाते हुए सबसे पहले सबको वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी तो परिचित है ही, पर कुछ नए लोगों के लिए मैं एक बार सर आदरणीय सर जी का परिचय कर देना चाहता हूँ। तो पहले मैं आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी का परिचय दूंगा। सर का पूरा नाम है वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी। सर एमडी पीएचडी इन काय चिकित्सा है और सर एक्स डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा भी रह चुके हैं। सर निवृत्त प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नांदेड़ में थे। मुंबई में भी सर ने कार्यकाल किया है। पूरे भारतवर्ष में 2007 से 148 संहिता निरूपण संपन्न हुए हैं सर के। अनेक विध राष्ट्रीय पुरस्कारों से सर सम्मानित है। संस्कृत भारती महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम विभाग प्रमुख तथा विभिन्न संस्थानों में सर संलग्न है। संपूर्ण भारतवर्ष में सर के अनेक विद्यार्थी जन हैं। वो अध्यापन और चिकित्सक के रूप में हर जगह यशस्वी कार्यरत है। सर की चरक उहन नाम की किताब प्रसिद्ध है। उससे कई विद्यार्थियों का उस किताब का लाभ अभी तक हो चुका है और हो रहा है। तो सर का परिचय तो वैसा तो बहुत है, पर आपकी जानकारी के लिए मैंने शॉर्ट में सर का परिचय यहाँ पे कर दिया है। आज के हमारे जो गेस्ट लेक्चरर है आदरणीय वैद्य संतोष नेवपुरकर जी, ये भी वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर जी के स्टूडेंट है और ये इन्होंने बीएमएस पीएचडी इन आयुर्वेदा कंप्लीट किया है। ये 1991 से साल से औरंगाबाद में दीर्घायु आयुर्वेद क्लिनिक में चिकित्सक के रूप में कार्यरत है। फिर सदस्य के फॉर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली भी सर सदस्य रह चुके हैं। अभी सर सदस्य साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप CCRAS जो संस्था है दिल्ली की, उसके भी सर सदस्य है। सर राष्ट्रीय गुरु है आयुर्वेद व्यासपीठ दिल्ली और सर ने अध्यापन और अध्ययन का काम बहुत सालों से कई विद्यार्थियों को किया है। ऐसे हमारे सर आज हमको रुग्णानुभव बताने के लिए यहाँ पे पधारित हुए, यह हमारा सौभाग्य है। तो चलो हम ज्यादा देर नहीं करते हुए सर का रुग्णानुभव सुनने प्रारंभ करेंगे। मैं आदरणीय वैद्य संतोष नेवपुरकर जी को विनंती करता हूँ कि उन्होंने अपना रुग्णानुभव सभी छात्रों के लिए
बताए। आदरणीय वैद्य संतोष नेवपूरकर जी। सर आपका स्क्रीन शुरू करें, प्रेजेंटेशन शुरू करें। स्क्रीन दिख रहा है, माइक आपका म्यूट है। नमस्ते आदरणीय गुरुवर्य वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी और इस व्याख्यान हेतु उपस्थित मान्यवर वैद्य, अध्यापक एवं विद्यार्थीगण, आज मेरा परम सौभाग्य है कि आदरणीय गुरुवर्य वैद्य धर्माधिकारी सर के सामने रुग्णानुभव यह प्रस्तुत करना है। गए 1.5 साल से हम इस अवस्था से गुजर रहे हैं कि रुग्ण परीक्षण कैसा हो सकता है, इसलिए मैंने यह स्लाइड आपके सामने लगाई है। मास्क है, फेस शील्ड है, इस तरह से हम अभी 1.5 साल से रुग्णानुभव या रुग्ण परीक्षण कर रहे हैं। हमारा जो चरक संहिता ग्रंथ है उसमें रुग्ण के बारे में कहा है। वो कहते हैं आढ्यो रोगी विषकवशो सत्ववान ज्ञापकः, ऐसा कहा है। हम जब रुग्णानुभव की बात करते हैं तो रुग्ण हमें किस तरह से सिखाता है, इसलिए रुग्णालय या स्वास्थ्यालय यह हमारा मंदिर है और रुग्ण जो है वही हमारा भगवान है। हम इस तरह से अपनी भावना रखते हैं तो हमारे स्वास्थ्यालय में या चिकित्सालय में हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। हर एक शब्द जो है यहाँ पे महत्व का है। एक है आढ्यो रोगी। आढ्य यानी क्या? आढ्य कहा है कि श्रीमंत होना है। कैसे श्रीमंत होना है? 1, 2, 3 उदाहरण मैं रुग्ण के आपको बताऊंगा। करीबन 1995 से 1996 से एक स्त्री रुग्णा जिनको मैं आजी कहता था वो मेरे पास आती थी। दुर्भाग्यवश विगत 20 दिन के पहले ही कोविड से उनका देहांत हो चुका है। उन्होंने मुझे क्या क्या सिखाया है? इतने साल का हमारा रुग्ण जैसा संबंध है, लेकिन वो रुग्ण जैसा नहीं रहा है, वो हमारे घर जैसा रहा है। कभी भी वह मेरे क्लिनिक में जब आती थी तब पहले दूरध्वनि पे कि सर मैं आने वाली हूं, और उनका ऐसा था कि वो आने के बाद में रुग्णालय में कितने भी रुग्ण हैं तो उनका अधिकार पहला था, उनको पहले कंसल्टिंग रूम में लेना था, यह पहला उनका अधिकार था। दूसरा क्या था? अगर दीपावली है, अगर मकर संक्रांति है, अगर हेमंत ऋतु शुरू हुआ है तो हर बार साथ में लड्डू लेके आती थी। और देखिए विगत महीने में जब वो हॉस्पिटल में से उनको डिस्चार्ज दिया कि नहीं आप आपको घर पे जाना है, तो घर आने के बाद में उन्होंने मुझको उनके रिलेटिव से उसके
रिलेटिव से कहा कि एक बार सर से मुझे आखिर में देखना ही है। देखो श्रद्धा कैसे होती है। और उन्होंने वीडियो कॉल से मुझसे बात की कि सर मैं एडमिट थी, लेकिन मैं अब मुझको पता है कि मैं आगे रहने वाली नहीं हूं। सांस फूल रही थी, लेकिन मैं आखिर में भी आपको देखना चाहती। 2019 को मैं यूएस में गया था। जब जाना था उसके पहले भी वो आके गए थे कि सर आप उधर जा रहे हैं, मेरा कैसा होने वाला है। मैंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब दवाई दी है। श्वास कष्टता या तमक श्वास की वो रुकना थी। मैं जब यूएस गया तब भी एक वीक में, हफ्ते में एक बार तो भी उन्होंने वीडियो कॉल पे मुझे बात करना वो करती थी। इस तरह रुग्ण की आपके ऊपर श्रद्धा रहती है। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा। स्त्री रुग्ण ही, एज 77, सीए इनकी रुग्ण थी। पुणे के गुरुवर्य कैलाशवासी वैद्य विलास जी नानल ने उनको मेरे पास भेजा था कि वैद्यराज इनको इस तरह से बस्ती करना है, इस तरह से लेप लगाना है। इनका भी वैशिष्ट्य ऐसा था कि निवृत्त शिक्षिका बोल के निवृत्त हुए थे, तो भी कहीं भी वेदना नहीं दिखाते थे। और उनका वैशिष्ट्य यहाँ था, ऐसा था कि उनके यहाँ गुरुचि रहती थी हमेशा, और अभी भी है। एक 3-4 महीने हो गए कि वो गुरुचि जो है वो लाके क्लिनिक में लाके देना और कहना कि सर आपके अन्य रुग्णों को कहीं गुरुचि चाहिए क्या, तो मैं उनके घर पे जाके लेके देती हूँ। देखिए उम्र 77, इतनी विनम्रता उनमें थी कि मैं खुद जाके उनको गुरुचि उनके घर पे दे देती थी। और इनका एक वैशिष्ट्य था, इनके पास कुछ एक्सेल शीट वगैरह ये नहीं है, लेकिन उनका अक्षर बहुत ही अप्रतिम। और सुबह से लेके रात्रि तक, क्योंकि उनको ओरल केमो भी चालू थी और दवाई भी चालू थी, प्रमेय भी है, तो इस तरह से सुबह 7 से रात के 10 बजे तक कितने बजे कौन सी दवाई लेना है, तकलीफ क्या हुई है, एक अच्छा सा चार्ट उन्होंने बनाया था कि वैद्य को फॉलोअप का चार्ट कैसा बनाना चाहिए, ये मैंने उनसे सीखा है। इसलिए हर रुग्ण आपको कुछ अलग बात सिखाता है। तीसरा जो रुग्ण है, जो अभी 69 इयर्स का है और लगभग 1993 से 27 इयर्स अभी हुए हैं कि उनका मेरा परिचय है। इनका वैशिष्ट्य, ये अध्यापक है, पीएचडी है, लेकिन कभी भी रुग्णालय में आने के बाद में, इतने साल से मेरा परिचय होने के बाद में, कभी भी वो कि मेरा नंबर पहला लगाइए, ये ऐसा कभी भी नहीं कहते हैं। बाहर वेटिंग में बैठना और वेटिंग में बैठते समय कुछ तो भी नोट्स निकालना है, अध्यापक थे, नहीं तो कुछ तो भी पढ़ना है। मैं दूसरी बात आपको कहता हूं, जो लोग पुढ़ारी रहते हैं, पुढ़ारी, स्पेसिफिक मैं वर्ड आपको यूज करता हूं, पुढ़ारी, इनका वर्तन देखो कैसे है। घर से निकलते समय उनका फोन रहता है कि सर मैं आने वाला हूं। क्लिनिक में आने के बाद में वेटिंग में सब लोग बैठे हैं, अंदर कंसल्टेशन में मेरे कुछ रुग्ण हैं, तो वहां से कंसल्ट वो बाहर वेटिंग में आके फोन करेंगे कि सर मैं आ गया हूं। तो इस तरह से दोनों रुग्ण में फर्क देखिए कैसा है। आढ्यो रोगी भिषक वश्यो सत्ववान ज्ञापक। सत्ववान और ज्ञापक किसको कहते हैं, इसका मैंने आपको उदाहरण दिया है। हम जब चिकित्सालय में हमारे रुग्ण आता है, जब हम रुग्णानुभव देखेंगे तो पहले हमको ध्यान में रखना है, आचार्य चरक जी, चरक सूत्र स्थान अध्याय 20 श्लोक भी 20 में कहते हैं, रोगमादो परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम ततः कर्मभिषक पश्चात ज्ञानपूर्वम समाचर। आदो, आदो पहले क्या करना है, आदो रोगम परीक्षेत, ये आपको
व्याधि का परीक्षण पहले करना है और बाद में दवाई देना है। एक जगह ऐसा कहा है, थिंक बिफोर यू जज एंड जज बिफोर यू एक्ट। एक आईटी कंपनी थी और वो आईटी कंपनी में जो आईटी कंपनी के सीईओ थे वो क्या करते थे, उनकी एक आदत थी, जब एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए किसी को कंपनी में जॉब देना है तो वो क्या करते थे, तो वो जो नया कैंडिडेट है एग्जीक्यूटिव उसको डिनर के लिए बुलाते थे। डिनर के लिए बुला के डिनर होने के बाद में खुद सीईओ उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर देते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, डिनर रखा गया, उनको बुलाया गया। एग्जीक्यूटिव जो बुलाया था वो एग्जीक्यूटिव, एचआर जो था एचआर और यह सीईओ, तीनों लोग बैठे हैं। पहले सूप आता है, सूप आते ही जिसको यह जॉब मिलना है वो एग्जीक्यूटिव क्या करता है, पहले ही उसमें नमक और जरा जीरा पाउडर डाल के सूप शुरू करता है। बाद में खाना होता है और खाना होने के बाद में सब डिस्पर्स होते हैं। वो जो एचआर था उसने अपने सीईओ को पूछा कि सर आपकी आदत है कि हम आप एग्जीक्यूटिव को हाथ से आपके ऑर्डर देते हैं, आज आपने ऑर्डर क्यों नहीं दी है? ध्यान से सुनिए, वो सीईओ ने जो आंसर दिया है वो आंसर है थिंक बिफोर यू जज एंड जज बिफोर यू एक्ट। वो जो एग्जीक्यूटिव है उसने पहले एक स्पून भी सिप नहीं किया है कि इसमें नमक कम है क्या, इसकी जरूरत है क्या। वह यहां हमारे कंपनी में ऐसे कैसे अनुमान लगाने से पहले ही काम कर सकता है। इसलिए जब रुग्ण हमारे पास आता है तो हमें पहले उनको रोगमादो परीक्षेत, ये हमेशा ख्याल में रखना है। रोग यानी क्या, व्याधि। व्याधि यानी कि क्या, स्वस्थ और व्याधि, इनकी दो की अलग अलग व्याख्या हमारे यहाँ की है। व्याधि यानी क्या, रोग दोष वैषम्य, इसको व्याधि कहेंगे, या दोष दुष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि, ऐसा कहा है। पहला रुग्णानुभव में आपको बताने जा रहा हूं कि अभी अभी गए महीने में अप्रैल फर्स्ट वीक में एक रुग्णा जिसका नाम था अबक, उसका उम्र 46 इयर्स, स्त्री रुग्णा, गृहिणी, पित्तवात प्रकृति। वह सितंबर 2020 में यही औरंगाबाद में एक वैद्य के पास गई थी। ख्याल में रखिए कि मैं किसी वैद्य के बारे में नहीं कह रहा हूं कि कौन से अवस्था में हमको उपक्रम करना है और कौन से अवस्था में नहीं करना है। जो अवस्था है नहीं करना है, उस अवस्था में हमने किया तो क्या होता है, इसका यह उदाहरण है। इसलिए आपको पहले हमको पता है कि क्या करना नहीं है, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि क्या करना है। वह रुग्ण को अम्लपित्त का इतिहास था, हमेशा उदर गौरव, उदर अधमान, उदर की बहुत सारी, जिसको हम कहेंगे कि तकरार, ऐसी उनको रहती थी। गृहिणी होने से सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना, रात को 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे सोना, सुबह का जो अल्पाहार है वो लेना या नहीं लेना, समय कैसा मिलता है, गृहिणी होने से, कुटुंब वत्सल होने से बाकी सब लोगों का अगर ठीक से होता है तो ही
ब्रेकफास्ट हो सकता था, नहीं तो सीधा 12 साढ़े 12 बजे खाना, और शाम का खाना लेकिन 10 साढ़े 9 10 बजे होता था। वह वैद्य के पास गए हैं। अब शरद ऋतु है, सितंबर, ख्याल में हम रखिए कि सितंबर अक्टूबर शरद ऋतु है। वैद्य ने सोचा होगा कि शरद ऋतु है तो मुझे पित्त का पेशेंट है तो मुझे उसको तो विरेचन देना है। लेकिन विरेचन कैसा दिया है? उन्होंने उनको कहा है, देखिए लास्ट 1 डेढ़ साल से हम इस पैंडेमिक में, सांसर्गिक व्याधि से हम सब जूझ रहे हैं, इसलिए पूरा परीक्षण भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए पॉसिबल है कि उन्होंने परीक्षण ठीक से नहीं किया हो। उन्होंने वह रुग्णा को कहा है कि आपको 3 दिन तक 2 चम्मच घृत सुबह में लेना है, और उसके बाद में, वो लेने के बाद में आपको घर पे ही आपका जो नारियल तेल है उसे अभ्यंग करना है, और बाद में गर्म पानी से नहाना है। ऐसे 3 दिन करना है, और चौथे दिन मेरे पास आना है, उस दिन हम विरेचन देंगे। देखिए विरेचन की हमारे पास जो कहा है वो ऐसा कहा है कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन घृतपान है, उसके बाद में विश्राम काल है। विश्राम काल क्यों है? तो हमने घृतपान जिसके लिए दिया है कि दोष जो है वह वहां से निकले और स्वस्थान में आने हैं, और स्वस्थान में पूरा आने के लिए विश्राम दिन में उनको अभ्यंग स्वेदन है, और कोष्ठ में आने के बाद में कोष्ठ का परीक्षण है, और कोष्ठ परीक्षण करने के बाद में कि हाँ कि कोष्ठ में दोष आए हैं, अब इनको हमको बाहर निकालना है। मैं यह मान्य करता हूं कि कई जगह ऐसा है, होता है कि दोषों का उत्क्लेश रहता है, लेकिन वो अवस्था चाहिए, वो अवस्था वैद्य को पता होना चाहिए। चौथे दिन वैद्य ने सुबह में उनको विरेचन के लिए कषाय और 2 वटी ऐसा उनको दे दिया है। दोपहर 12 बजे तक उनको विरेचन वेग नहीं था, लेकिन 12 बजे थोड़ा सा उदरादमान, उद्गार, और उसके बाद में विरेचन वेग के बजाय एक छर्दी वेग हुआ है। उसके बाद में भी दूसरा छर्दी वेग हुआ है, उसके बाद में भी तीसरा हुआ है, चौथा हुआ है, और वो चौथा वेग होने के बाद में अधः प्रवर्तन भी दोषों का शुरू हुआ है। कम से कम 20 से 22 तक उनको द्रवमल वेग हुए हैं। 4 बजे रुग्ण अत्यावस्थ हो गई और उनको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा है, रुग्णालय में प्रवेशित करना पड़ा। रुग्णा 10 दिन रुग्णालय में प्रवेशित थी, एलोपैथी के रुग्णालय। जो भी वहां ट्रीटमेंट हुई है वो ट्रीटमेंट उनको लेना पड़ी है। वो कहती थी कि पहले 3 दिन तो मैं कहाँ थी और कहाँ नहीं, ये मुझे पता ही नहीं चला, और उसके बाद में जब मैं घर पे आई तो पता चला कि मैं 70 से 58 तक इतना मेरा भार क्षय हुआ है, दौर्बल्य था। और ये दौर्बल्य कितने दिन तक चला है? ये सितंबर की घटना है। रुग्णा मेरे पास आई है अप्रैल 1st वीक में, और जब मेरे पास रुग्णा आई है तब भी उसके लक्षण थे दौर्बल्य है, इच्छा नहीं है। देखो इच्छा नहीं है, इच्छा यह शब्द कहां आया है? इसका व्याधि का नाम है कामला। कामल की निरुक्ति देखी कैसी है? कामान लाति इति कामलः। कामान, कौन सी भी इच्छा नहीं होती है उसको कामला कहते हैं। उसके बाद में क्षुधा नहीं है। देखिए रुग्ण 6 महीने से इस अवस्था में है कि दौर्बल्य बहुत है, क्षुधा नहीं है, रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है।
और पहले प्रवेशित हो चुकी थी, उसके बाद में कुछ विटामिन मिनरल्स ऐसे लिए हैं, तो भी मैं जैसे पहली थी उस तरह से अभी काम नहीं कर सकती हूं। इसलिए मैं बहुत डर के ही आपके पास आई हूं, क्योंकि मेरा आयुर्वेदीय दवाई का अनुभव अच्छा नहीं है। तो मैंने एक ख्याल में कभी भी रखना है कि वैद्य को रुग्ण को पहले आश्वस्त करना है। आश्वासन यह पहली चिकित्सा है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप ठीक होने वाले हैं, आपको डरना नहीं है, आपको क्षुधा लगेगी, आपका थकान कम हो जाएगा, ये सब कम है। और मैंने उनको जो दवाई दी है वो दवाई आपके सामने है, देखिए। मैंने ज्यादा कुछ ऐसी स्वर्ण युक्त औषध है और कुछ है ऐसा नहीं दिया है। मैंने 3 ही चीज वहां पे की है। पहली दवा है सीतोपलादि चूर्ण, दूसरी दवा है कामदुघा, और तीसरा दिया है प्लीज प्लीज म्यूट म्यूट कीजिए प्लीज। जो ड्रग ऑफ चॉइस मेरा था उसमें पहला था सीतोपलादि चूर्ण, दूसरा था कामदुघा और तीसरा क्षीरबला तेल से अभ्यंग। अभ्यंग के लिए वो उसको मुझे आश्वासित करना पड़ा कि नहीं, अभी आपको कुछ तकलीफ होने वाली नहीं है, आप अभ्यंग बिल्कुल कीजिए, इससे आपको दौर्बल्य कम होने वाला है। तो मैंने सीतोपलादि ही क्यों चुना है, कामदुघा ही क्यों चुना है कि दौर्बल्य इतने दिन है, मैं कुछ और दवाई नहीं दे सकता था। देखो, सीतोपलादि यह हमारा जो देखने का तरीका रहता है वो हम कि कास है हम सीतोपलादि देते हैं, श्वास है हम सीतोपलादि देते हैं, यक्ष्मा है यह उसका अधिकार है। लेकिन जब ऐसी दौर्बल्य का रुग्ण है तो हम कभी भी सीतोपलादि नहीं पूछते हैं। तो सीतोपलादि का पाठ क्या है, उसमें क्या कहा है ग्रंथकारों ने? सीतोपलादि के पाठ आपके सामने हैं। 5 द्रव्य इसमें है। सीतोपलादि 16 भाग है, 8 भाग वंशलोचन है, पिप्पली 4 भाग है, एला 2 भाग है और 1 भाग त्वक है। और आगे ग्रंथकार कहते हैं कि कुछ नहीं, ये सब इकट्ठा करना है, लेकिन यह जो उसका रोगाधिकार है वो ख्याल में रखना है। वो कहते हैं सीतोपलादिकम चूर्णम मधुसर्पयुतम लिहेत, लेहन करने के लिए कहा है। आगे कहते हैं श्वास कास क्षय हरम, श्वास कास क्षय हरम, ये हम सबको पता है। आगे महत्व का है हस्त पाद अंग दाह जित, ये कहा है। ख्याल में रखना है, जहां जहां पित्त का प्राधान्यत्व है वहां वहां सीतोपलादि का इस्तेमाल करना आवश्यक है। सीतोपलादि पित्तवात, पित्त कफ, पित्त प्राधान्य व्याधि में उपयोगी है। आगे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंदाग्निम, जहां जहां मंदाग्नि है वहां वहां सीतोपलादि का उपयोग है। आगे है सुप्त जिह्वत्वम, आगे है पार्श्वशूलम, और दूसरा महत्व का व्याधि है अरोचकम। एक मंदाग्नि है, एक अरोचक है। और लास्ट में वो कहते हैं ज्वरम और ऊर्ध्वगतम रक्तपित्तम आशु। आशु, जब आशु अवस्था है ऊर्ध्वग रक्तपित्त की, सीतोपलादि का लेहन है। व्यपोहति ऐसा कहा है। मैं मेरे चिकित्सा में सीतोपलादि का अनेक जगह उपयोग करता हूं, और वह कहा, ये महत्व का है, मंदाग्निम अरोचकम। सीतोपलादि आप शहद के साथ दे सकते हैं, शहद और सरपी के साथ दे सकते हैं, और एक जहां पित्त प्राधान्यत्व है वहां आप सीतोपलादि दाढ़ी मावलेह के अनुपान के साथ भी दे सकते हैं। इसका भी
वैशिष्ट्य जहां पित्त प्राधान्य कास है, वहां आपको सितोपलादि जो है दाढ़ी मावलेह दाढ़ी मावलेह के साथ आप दीजिए, आपको मैजिक रिजल्ट मिल सकता है। आगे हम जाएंगे। दूसरा कल्प मैं उनको दिया था, उसका नाम था कामदुघा। देखिए कामदुघा यह कल्प कहाँ आया? कामदुधा, दुघा ऐसा वो है, दुघा। दुघा बोले तो इच्छा। जिस कल्प से इच्छा प्राप्त होती है, कौन सी इच्छा? क्षुधा की इच्छा। काम, कौन सा भी काम, यह काम की इच्छा जिस कल्प से प्राप्त होती है उसका नाम है कामदुघा। उसके फलश्रुति में कहा है, जीर्ण ज्वर भ्रम उन्माद पित्त रोगेषु शस्यते, अम्ल पित्ते सोम रोगे योज्याः कामदुधा रसः। पित्त प्राधान्यत्व जहां जहां है, पहला भी कल्प जो मैंने आपको बताया कि सितोपलादि, जो हमारी रुग्ण है वो पित्तवात प्रकृति की है। इसलिए आपको यह कल्प के बारे में ध्यान देना है कि बहुत बड़े कल्प आपको नहीं लगते हैं, लेकिन कल्प कौन सा है, अवस्था कौन सी है, रुग्ण कैसा है, रुग्ण की प्रकृति कैसी है। हम कहेंगे दुष्यम देशम बलम कालम प्रकृतम अनलम व्याह, ये सब देखना ही जरूरी है। आपने अगर नहीं देखा है तो ख्याल में रखें, जब कोई हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है तो हिस्ट्री तो देना पड़ती है कि मैंने आयुर्वेदिक औषध लिया था, दवाई लिए थे, और उसके बाद में मेरी अवस्था ये हुई है। शास्त्र गलत नहीं है। हम जब यूज करेंगे तो हमारी अवस्था गलत थी, ये ख्याल में रखना है। और एक बात ख्याल में रखनी है कि हम कभी भी रुग्ण को यह मत कहिए कि नहीं, मैंने रुग्ण को कहा था कि नहीं, आपके आहार में कुछ आया होगा कि जिससे आपको यह कठिनाई हुई है। लेकिन ख्याल में रखें कि जब आप कौन सा भी उपक्रम करते हैं तो उपक्रम करते समय सामावस्था है, निराम अवस्था है, उत्क्लेशित है, अनुत्क्लेशित है, दोष कोष्ठ में आए हैं या नहीं आए हैं, ये सब आपको ख्याल में रखना है। हम आगे जाएंगे, दूसरा अनुभव शुरू करेंगे। जैसे पंचकर्म का उपद्रव पहले महीने आपने बताया कि कहाँ नहीं करना है, अब कहाँ पंचकर्म या उपक्रम करने से कितना अच्छा आपको उपयोगित्व होता है, यह रुग्ण मैं आपके सामने दूसरा रखूंगा। रुग्ण का नाम, रुग्ण नाम अबक, रुग्ण 58 इयर्स, पुरुष रुग्ण, कंपनी में रुग्ण काम करने वाला, विगत 38 साल से वह कंपनी में काम करता है और उसका काम जो है वो मशीन पे है, खड़े रह के ही काम करता है। 21 फरवरी 2020 को वो दीर्घायु बोले तो मेरे चिकित्सालय में आया था। उसके पहले 8 दिन पहले थोड़ी सी उसको प्रतिशाय कास और उसके बाद में तीव्र वेगी ज्वर हो गया। ये रुग्ण के जो पुत्र है वो प्रसंगवश बीएमएस है और उनकी स्नुषा भी बीएमएस है। तो तीव्र वेगी ज्वर होने से उन्होंने रुग्णालय में प्रवेशित किया। रुग्ण 8 दिन वहां पे था, लेकिन उनको बताया गया कि अभी रुग्ण को जो है ज्वर वेग तो कम हुआ है, लेकिन अभी ऊर्ध्व शाखा में कार्य हानि दिख रही है, अधः शाखा में भी थोड़ी थोड़ी कार्य हानि दिख रही है। और रुग्णालय ने उनको बताया कि इनको गुलिन बरीज सिंड्रोम, जीबी सिंड्रोम, ऐसा उन्होंने निदान किया। और ऐसा निदान होते ही वो जो उनके लड़के थे उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि सर मेरे पिताजी ऐसे ऐसे हैं, एडमिट है, लेकिन ज्वर तो कम हुआ है लेकिन अभी ऐसा हुआ है और शाखाओं में कर्म हानित्व आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं आपके पास लेके आऊं उनको। फरवरी 20 में 21 फरवरी कोरोना भारतवर्ष में तो आया था, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में तब तक नहीं आया था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप लेके आइए।
यह व्याधि का वैशिष्ट्य है, यह आशुकारी व्याधि है। 4 से 5% इसका बोले तो रुग्ण का मॉर्टेलिटी रेट है। और जब आधा शाखा जब काम नहीं करती है या ऊर्ध्व शाखा काम नहीं करती है, तो कम से कम वो शाखा को पूर्ववत होने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं। आप गूगल पे निकाल के देखिए कि गुलिनबरी सिंड्रोम, इसलिए मैंने ज्वर उपद्रव सर्वांग घात है। रुग्ण मेरे पास आया तो मेरा प्रसंगवश मेरा जो क्लिनिक है वो पहले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर। कम से कम 18 स्टेप्स रुग्ण को ये करके आना पड़ता है। रुग्ण के साथ उनका लड़का था। मुझे पता है कि रुग्ण आने वाला है और मैंने इसके पहले भी 2-3-4 ऐसे गुलिनबरी सिंड्रोम के रुग्ण को ठीक करने का या उनको चिकित्सा देने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं नीचे मेरे क्लिनिक में गया और जब मेरे वो गेट से अंदर आया है तब से मैंने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। रुग्ण जो साधा रुग्ण है उनको वो गेट से मेरे क्लिनिक में ऊपर आने तक 3 मिनट लगते हैं। यह रुग्ण को वो अपने लड़के के साथ 18 स्टेप्स चढ़ने के लिए 20 मिनट लगे हैं। फिर मैंने उसका परीक्षण किया। परीक्षण करते समय ही पता हो गया है कि भाई अधः शाखा में भी और ऊर्ध्व शाखा में भी कर्म हानित्व है। सहाय के बिना रुग्ण चल नहीं सकता है, आधार के बिना चल नहीं सकता है। तो पहले मैंने उनको 7 दिन के लिए षडंगोदक और उसके साथ में अश्वगंधा शतावरी के साथ में सूक्ष्म स्वर्ण मालिनी वसंत और शुक्र जनन कषाय। देखिए चरक संहिता में पहला जो चतुष्क है वो भेषज चतुष्क है, उसमें महाकषाय आए हैं। तो उसमें एक है शुक्र जनन कषाय जिसमें जीवक ऋषभक मेधा महामेधा ऐसे इसके अभी टैबलेट्स भी आपको मिलती है, रेडी टैबलेट्स। तो मैंने यह शतावरी अश्वगंधा के सह उसमें सूक्ष्म स्वर्ण मालिनी ऐड करके और उसके साथ शुक्र जनन कषाय ये दिया है। और पहले षडंगोदक कि षडंगोदक ही क्यों लेना है, एक ख्याल में रखिए कि मैं षडंगोदक का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। जैसा सितोपलादि का करता हूं वैसा षडंगोदक का भी करता हूं। उसमें क्या क्या है, घन चंदन शुंठी अंबु परपट उशिर साधितम, ये इतने द्रव्य है उसमें। और जब आपको पता है कि उसका जब आप फलश्रुति देखेंगे तो उसमें कहा है कि ज्वर के लिए तो है, लेकिन ज्वर के जो उपद्रव है इसके लिए षडंगोदक यह अतिशय उपयुक्त है। अभी संक्रमण का काल चल रहा है और यह संक्रमण ज्वर से ही शुरू होता है, तो मैं प्रिवेंशन के लिए भी षडंगोदक यूज करता हूं। कोविड में ज्वर है तो भी षडंगोदक यूज करता हूं और कोविड होने के पश्चात भी षडंगोदक यूज करता हूं। अगर तीव्र वेगी ज्वर है तो षडंगोदक में आप परपट जो है उसकी दुगनी क्वांटिटी ऐड कीजिए। अगर अभी ग्रीष्म काल चल रहा है तो उसमें आप जो जिसको कहेंगे कि हम घन चंदन उशिर है, उशिर आप दुगनी मात्रा डाल दीजिए। तो षडंगोदक इस तरह से हम, अगर वर्षा ऋतु चालू है तो आपको उसमें शुंठी ज्यादा लेना है। तो इस तरह से ये कल्प आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसको 7 दिन के लिए ये दिया और 7 दिन के बाद मैं रुग्ण को फॉलोअप के लिए बुलाया। पहले जो 20 मिनट लग गए थे तो उसको अभी 18 मिनट लग गए हैं। 2 मिनट का अंतर हो गया है 7 दिन में। और जब रुग्ण को जो शाखाओं में दौर्बल्य है वो कुछ कम हो गया है ऐसा रुग्ण ने कहा है। और बाद में फिर मैंने जो उनको शुरू किया है वो शुरू किया है
अभ्यंग, वो अभ्यंग था बला अश्वगंधादि नारायण और महामाशी तेल का। और योग बस्ती शुरू किया है क्षीर बला नारायण इस तेल का नस्य शुरू किया है। और पत्रपिंड और षष्टिकशाली इन दोनों का जो है ये सैंडविच थेरेपी, 2 दिन पत्रपिंड और 2 दिन षष्टिकशाली। देखिए वैद्य को चाहिए कि हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, किस तरह से उनको उपशय ज्यादा अच्छी तरह से मिल सकता है। ये आप जब पिंड स्वेद एक 100-150 पेशेंट को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ षष्टिकशाली यूज करना है, कहाँ पत्रपिंड यूज करना है, ये सब आपको अनुभव के बाद में ही पता चलता है। यहाँ जैसे मैंने बताया है कि मैंने श्रवणबोधक ज्यादा यूज किया है। और एक बात मैं करता हूँ कि जब धूप कला रहता है या मेरे पास जब ज्यादा विद्यार्थी गण आते हैं तो विद्यार्थियों के पास तो गर्म करने के लिए या काढ़ा उबालने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो इसलिए मैं षडंगोदक का घन बना के रखता हूं। घन यानी क्या, क्वाथादीनाम पुनः पाकात घनत्वम सा रसक्रिया। क्वाथ है, समझो मेरे पास मैंने 16 लीटर षडंगोदक का क्वाथ बनाया है, उसको कम होते 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 कहां तक लाना है, 1 लीटर तक लाना है। और जब 1 लीटर जब रहता है तो उसमें आप एक 300 ग्राम षडंगोदक का चूर्ण ऐड कीजिए, थोड़ा सा और उसको घन कीजिए, तो आपको यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है, इस तरह से उसको आपको घन मिलता है। यह घन बिल्कुल आप कितना, 2 ग्राम्स 200 ml पानी में आप डालिए तो उसका अच्छा सा क्वाथ तैयार होता है। तो यह आप कहाँ पे भी, हम प्रवास में भी साथ में रख सकते हैं, गर्म पानी नहीं मिला तो सादे पानी से भी ले सकते हैं। तो षडंगोदक का घन, ऐसे और सारे बहुत सारे घन आप बना सकते हैं। एक ख्याल में रखना है कि आप अगर सोचते हैं कि चिकित्सालय यह मेरा मंदिर है, यह अगर सोच आपकी है तो आप, क्योंकि हमारे यहाँ कहाँ है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम, आपके ऊपर है, वैद्य के ऊपर, कि हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, किस तरह से रुग्ण को बिल्कुल इजी टू, कि रुग्ण कुछ ऐसे है कि नहीं, उनको स्कूल है, उनको ड्यूटी है, अभी जाना है, अभी 1.5 साल छोड़ दो, लेकिन पहले तो सुबह 7 से लेकर रात में 11 बजे तक, नहीं मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं लोकल में 2-4 सुबह 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम में प्रवास करता हूँ, मेरे पास स्वास्थ्य बनाने के लिए समय नहीं है, तो आप यह षडंगोदक उसके पास दीजिए कि नहीं भैया आप ऑफिस में भी थोड़ा थोड़ा आप ये ले सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका घन बना के दीजिए। तो वो जो रुग्ण है सर्वांग घात का, उसको अभ्यंग पिंड श्वेत नस्य और बस्ती, योग बस्ती ऐसा शुरू किया है। 7 ये होने के बाद में, योग बस्ती होने के बाद में दूसरे दिन जो है उसने कहा कि नहीं, मुझको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे ऊर्ध्व अधः दोनों शाखाओं में ताकत आई है, मैं सहाय के बिगर ऊपर आ सकता हूं। और इस तरह के रुग्ण के हर एक दिन के वीडियो लेके रखा है, इसलिए आपको यह करना जरूरी है। और आप सारे तो तरुण सब लोग हैं, वैद्य है, स्टूडेंट है, आपके पास तो कौन से कैमरे रहते हैं, तो आप इसका एक अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और 7वें दिन जब उनका यह पहला क्रम शुरू हो गया तो वह किसी के भी सहायक के बिना वो खुद ही ऊपर आ गया है। और उसके बाद में 15 दिन की उसको दवाई दे दी गई है, और उसमें माश का ऐड, माश का, जब माश बोले तो उड़द, और उड़द का चाहे तो आप जो आप रोटी खाते हैं उसमें थोड़ा सा उड़द डालिए, या दाल जो लेते हैं दाल में उड़द डालिए। तो इस तरह से उड़द का ऐड करने के लिए मैं कहा। और बाद में 15 दिन के बाद में पुनश्च योग बस्ती का एक क्रम। यह होने के बाद में 1.5 महीना होने के बाद में मैंने उनको बताया है, और उन्होंने घर से ही उनका वीडियो मुझको भेजा था कि सर मैं आपके यहाँ जब आया था 1.5 महीने पहले, तो मुझको सहायता से मुझको ऊपर आना लगा है 18 स्टेप्स,
यहाँ घर में मेरे ज्यादा स्टेप्स है और वो स्टेप्स मैं खुद चल सकता हूँ। ये लास्ट वाला वीडियो जो रुग्ण ने मुझको भेजा है वो आपके सामने है कि देखिए कि रुग्ण किस तरह से चल सकता है। अब करीबन 90% वो ठीक हुआ है, लेकिन एक तरह वो झुकता है अभी भी। यहाँ आपको पता चलेगा कि कुछ सपोर्ट के बिना रुग्ण ऊपर चढ़ सकता है। पहला, दूसरा, दो मंजिल का उसका मकान है, देखिए इस तरह से। पूरे ऊपर तक 2 मंजिल ऊपर जाके वो नीचे आ रहा है, देखिए। अभी भी आपको कि शाखा में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे देखो मैंने फरसी है, फरसी पे बीच में मिड लाइन पे उसको चलाना सीखा है कि देखो कैसा ऑब्जर्व करना है रुग्ण को। देखिए बीच वाली लाइन पे चलना है। तो थोड़ा सा लेफ्ट के ऊपर रुग्ण झुकता है, तो अभी कुछ बाकी है उसका। तो आगे भी उनकी दवाई चालू की है, लेकिन आयुर्वेद से इस तरह से हम कम से कम समय में, जिसको 6 महीने लगने वाले हैं, 1.5 महीने में, और उसको रुग्ण को भी एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं चल सकता। तीसरा एक रुग्णानुभव बताने वाला हूं कि हमारे ओपीडी में जो रुग्ण आते हैं वो कुछ अलग अलग के रुग्ण आते हैं। और अभी आपको पता है कि प्रमेह का प्रमाण बढ़े वाला है, और जब प्रमेह के रुग्ण हमारे पास आते हैं तो प्रमेह तो लेके आते हैं, लेकिन प्रमेह के कुछ कॉम्प्लिकेशन भी लेके आते हैं। और वो लेके आते हैं कि स्कंध ग्रह, ये ऐसा एक उपद्रव प्रमेह का लेके आते हैं। ये रुग्ण है, इसको वाम स्कंद ग्रह था। रुग्ण का वय 62 इयर्स, ये भी कंपनी में काम करने वाला। इसकी शिफ्ट ड्यूटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी रहती थी। 5 साल से इसको डायबिटीज है। जब मेरे पास आया तो उसका HbA1c 6.5 ऐसा था। वाम हस्तशूल सा, वाम स्कंद ग्रह था। कितने दिन से? 1 महीने से। और यह रुग्ण ने जो वैशिष्ट्य बताया है वो ख्याल में रखिए कि रुग्ण नीचे सो नहीं सकता है, उसको बैठ के ही सोना पड़ता है। इतना शूल है, इतना ग्रह है। और यह कम होने के लिए रुग्ण क्या करता है? जो प्रेस है, इस्त्री जिससे कहते हैं, उससे वो इस्त्री गर्म करके वो प्लग निकाल के उससे रुग्ण स्वेदन लेता था। ये स्पेसिफिक उन्होंने बताया है। तो इस तरह से रुग्ण को हमको आगे क्या करना है? तो परीक्षण मैंने रुग्ण का किया तो ग्रह इतना था कि वाम स्कंध की कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकता था। हम कैसे जान सकते हैं? तो आपको जो है रुग्ण को जो पीटी जैसा है वैसा उसको एग्जाम कर लीजिए कि हाथ ऊपर लीजिए, हाथ सामने लीजिए, दोनों हाथ साइड में लीजिए। हो सकता है तो गोमुखासन होता है कि देखिए, इस तरह से हम उसकी सीवियरिटी और ग्रह कितना है ये पता कर सकते हैं। उसको अभ्यंग, पत्रपिंड और नस्य, इस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय किया। अभ्यंग में सहचर तेल, धानवंतर और मुरिवेन्ना बहुत ही हल्के हाथ से, संवाहन जैसा ही। देखो नहीं तो ऐसा होता है कि जो हमारा परिचारक होता है उसको आप नहीं कहेंगे कि अभ्यंग कैसा करना है, तो पहले हाथ को जो है वो दूसरे भी हाथ को ग्रह हो जाएगा। तो ख्याल में रखना है कि वैद्य को खुद को पंचकर्म कक्ष में रहना ही है। ये होने के बाद में दूसरे दिन जब रुग्ण आया तो उसने कहा कि सर मेरा जो शूल है वो कम से कम एक 10-15% तो भी कम हुआ है। दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन रुग्ण ने कहा कि जो मैं चेयर पे ही सोता था तो मैं तीसरे दिन जो है वो नीचे सो सका है।
देखिए नीचे सो सका है। अभ्यंतर जो है मैंने उसको गुड़ची निर्गुड़ी पीपल मूल पिपली मूल रासना और जटामांव से कुछ अलग अलग घन में बना के रखता हूं। तो यह इसका नाम है शूलहर घन। इसमें गुड़ुचि है, निर्गुड़ी है, पिपली मूल है, रासना है और जटामांव से है। तो इस तरह का यह अभ्यंतर के लिए मैंने दिया था। कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि आप रक्त मोक्षण कर सकते हैं, अग्नि कर, तो हाँ कर सकते हैं। मैंने क्योंकि ग्रह है इसलिए पत्रपिंड यह मैंने ड्रग ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ उपक्रम यह सामने रखा है। यहाँ मैंने बताया है कि भाई जब हम पत्रपिंड करते हैं तो आपको कुछ उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है कि भाई पोटली कैसी हो, उसमें क्या क्या हो। तो प्रसंगवश मेरे यहाँ जो आरएवी है, तो आरएवी का मैं गुरु हूँ, तो हर साल 2 वैद्य मेरे पास आते हैं, सहवैद्य जिसकी जो मेरे पास 1 साल तक रहते हैं। अभी तक एक 4-5 साल में हर वैद्य ने यह पत्रपिंड पे काम किया है। हम पत्रपिंड और अग्निकर्म, पत्रपिंड और रक्त मोक्षण, पत्रपिंड में पोटली कैसे बनाना है, हम अलग अलग तरह से इसका काम कर चुके हैं। तो एक स्टैंडर्ड पोटली कैसे होना चाहिए, तो उसमें यहाँ पे बताया है कि निर्गुड़ी पत्र है, अग्निमंथ, यह आपको शूल और ग्रह ये कम करने में बहुत ही अच्छा सा मदद करता है। उसके बाद में एरंड है, शिगुरु है। इस तरह से आप पहले पत्र जो है उसको ठीक तरह से धो के और अच्छी तरह से साफ करके लीजिए। यहाँ पे आपके सामने वेट उसका किया है। हर जो पत्र है वो 80 ग्राम लिया है, 80 ग्राम्स। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, जिसको पत्रपिंडा अच्छा बनाना है तो ये जो पत्र है उसका अच्छा चॉपिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको चॉपिंग नहीं करते हैं तो पिंडा अच्छा नहीं बनेगा। और ये कहाँ सीखा है मैंने, तो ये हमारे विद्यार्थी या मेरे सहयोगी वैद्य से ही मैंने सीखा है। मेरे पास 2 वैद्य केरल से थे आरएवी के लिए, तो वह यह पत्रपिंड बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट। पत्रपिंड यह केरला में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 किस तरह से चॉपिंग किया है। बाद में आपको स्नेह लेना है। स्नेह आप तय कर सकते हैं कि मुझे एरंड स्नेह लेना है, मुझे और कौन सा लेना है, मुझे धन्वंतर लेना है, आप तय कीजिए। मैंने इस रुग्ण में एरंड लिया था क्योंकि एरंड जो है वो वातहरम ऐसा उसको कहा है। और उसमें एक अम्ल द्रव्य बोले तो नींबू भी उसमें डालना है। और उसके बाद में जो ये सामने जो पोटली है कम से कम 390 ग्राम्स की इस तरह से पोटली तय हुई है। पोटली किस तरह से आप बनाते हैं उसके ऊपर रुग्ण का उपशय या अनुपशय तय होता है। नेक्स्ट, यह 2 रुग्ण 3 रुग्ण होने के बाद में अब थोड़े से जो अभी के तरुण रुग्ण हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। अभी आपके पास जो चिकित्सालय में रुग्ण आते हैं उसमें तरुण रुग्णों का प्रमाण ज्यादा है। यह एक तरुण रुग्ण है। रुग्ण नाम अबक, उसका एज है 20 इयर्स, इंजीनियरिंग में पढ़ता है, 3rd ईयर में है। यह रुग्ण आने से पहले इसके माताजी और पिताजी यह दोनों मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि सर हम हमारे पुत्र को आपके पास लेके आना चाहते हैं, हमको एक ही पुत्र है। देखिए जहां सिंगल पेरेंटिंग होता है, एक ही है, आपको ख्याल में रखना है कि वैद्य को सब तरह से रुग्ण के बारे में सोचना है। जब सिंगल पेरेंटिंग रहता है तो वह ज्यादा कोश में उसको कि नहीं इसको ये नहीं होना है, इसको सर्दी नहीं होना है, इसको जुकाम नहीं होना है, ये बाहर ना जाए, इसको बुखार नहीं आना है, इस तरह से उसके ऊपर संस्कार रहते हैं। मैं आगे कहूंगा कि यह संस्कार से ही उसको मनोवैचित्य था।
तो उन्होंने कहा कि लेके आना है। मैं बोला हाँ लेके आइए, उसको क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा कि उसको तकलीफ ऐसी है कि गए साधारण 1 डेढ़ 2 महीने से रात में कभी भी वो उठता है, और जब उठता है तो आवाज करके उठता है, रात भर सोता नहीं है, हमसे कुछ संवाद नहीं करता है, अकेला अकेला ही रहता है, गुमसुम रहता है। मैंने कहा ठीक है, ऐसे रुग्ण के लिए आपको ख्याल में रखें कि थोड़ा सा अलग समय आपको देना पड़ता है, क्योंकि जब आपके कंसल्टेशन में रश है तो बाकी के लोग इतना समय बाहर बैठ नहीं सकते। अभी 1.5 साल में छोड़ दीजिए कि अभी तो सबको हम अपॉइंटमेंट दे के ही बुलाते हैं, लेकिन ये जब रुग्ण मेरे पास आया था, ये आया था अक्टूबर 2019 में, तो मैंने उसको सुबह का जल्दी का समय दिया था 9 बजे का। तो मैं ऐसा सोचता था कि 1 घंटे में करीबन उसका पूरा इतिहास और ये मैं जान सकता। तो रुग्ण बराबर 9 बजे तो नहीं आया, 9:30 बजे आया है। उसके पेरेंट्स के साथ वो आया है। पहले तीनों लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो मैंने कहा कि भाई हाँ कहिए। तो एक आपको ख्याल में रखना है, जब ऐसे पेरेंट के साथ रुग्ण आता है तो बात कौन ज्यादा करता है, इसके ऊपर भी आपको ख्याल रखना है। पहले आधा घंटा ना वह रुग्ण के माता ने बात किया, न रुग्ण ने बात किया, उसके पिताजी ने ही आधा घंटा बात किया। अब मुझे ख्याल में आया है कि भाई गड़बड़ कहाँ पे है। तो मैंने कहा कि भाई आप माता और पिता दोनों लोग एक 15 मिनट के लिए बाहर बैठिए, मैं रुग्ण को अकेला में बात करना चाहता हूं। तो मैंने वो दोनों को बाहर बिठा दिया। वो दोनों को बाहर बिठाने के बाद में मैंने रुग्ण को कहा कि मैंने उसका नाम पूछा, उसका कॉलेज पूछा, उसका सब्जेक्ट पूछा। वो पहला आधा घंटा और कम से कम 1 घंटा रुग्ण मेरे पास मेरे सामने बैठा है। 1.5 घंटे में एक बार ही रुग्ण ने मुंह नहीं खोला है, ख्याल में रखिए, एक बार भी मुंह नहीं खोला है। और न मेरे सामने उसने कहा है, मेरे नजर में नजर दिया है, एक बार भी नहीं। मैंने कहा कि चलो आपको मुझको एग्जाम करना है, कुछ भी नहीं। फिर मैंने तुरंत उसके माता पिता को अंदर बुला के लिया और उनको कहा कि चलो उसको टेबल पे सुलाइए आप। मैंने उसको टेबल पे सुनाने के लिए कहा तो उसने क्या कर दिया, उसके जो कपड़े हैं पूरे उतार दिए। देखिए ख्याल में रखना है कि रुग्ण की अवस्था ख्याल में रखिए अब क्या है। तो ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने कहा कि नहीं, पहले कपड़े पहनिए। फिर आश्वासन चिकित्सा दिया, क्योंकि 1.5 पौने 2 घंटा मैंने उसको दिया था। और मैंने कहा कि आपको मैं बाहर से एक दवाई लिख के दिया हूँ, वो लीजिए, मेरे पास से एक पुड़ी दिया हूँ, वो भी लीजिए। और मुझको 2 दिन के बाद पुनः मिलना है। रुग्ण 7 दिन आया नहीं है, उसके बाद 7 दिन के बाद वो आया है। और 7 दिन के बाद आने के बाद में उसने कहा कि मैंने एक भी दवाई नहीं ली है आपकी, लेकिन अभी मैं तैयार हूं कि आपकी दवाई लेना चाहता हूं। तो ठीक है, मैंने वापस उसको आश्वस्त किया। एक आधा पौन घंटा बात किया तो उसके लिए जो दवाई मैंने चूज किया था वो कहा था, जटामांसी का फांड उसको दिया था, शुक्र जनन कषाय दिया था, पुनः सीतोपलादि दिया था घृत और क्षीर के अनुपान के साथ, और अभ्यंग स्वेदन के लिए और उसके साथ में जटामांस्यादि तेल का शिरोधारा करने के लिए उसको बुलाया था। बस्ती के लिए उसकी अनुकूलता नहीं थी। जटामांसी ही क्यों चुना, तो जटामांसी के बारे में कहा है, ग्रह भूतादि दोषग्नि वशीकरण सिद्धिदा, ऐसा कहा। शुक्र जनन क्यों, शुक्र का कर्म है। देखो, धैर्य, चवन, प्रीति, यह शुक्र का कर्म है। इसके बारे में मैं शुक्र
शुक्र का केस ही आपके सामने बताने वाला हूँ। तो इसीलिए यह दवाई मैंने उसको दी। 7 दिन तक अभ्यंग उसने किया रेगुलर, लेकिन समय बहुत जाता था। वो कभी बैठता था, कभी बैठता नहीं था। शिरोधारा हो पाती थी, कभी नहीं हो पाती थी, कभी 10 मिनट ही, क्योंकि मनोवैचित्य था ही, लेकिन मनोवैचित्य धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मैंने जैसा कहा कि वो मेरे से पहले बात थी, तो पहले 7 दिन का होने के बाद में 29 तारीख को उसमें पहले बार कुछ मेरे पेपर पे, इस रुग्ण को मैंने पेपर के लिखने के कहा कि तेरा नाम क्या है। वो भी पेपर मैंने आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, कि उसने पहले दिन क्या लिखा था 29 नवंबर को, वो भी बताने वाला हूँ। तो उसके बाद में मैंने अब दूसरी बार, तीसरी बार जब हुआ, तो पहले उसको बुलाया, उसके पिताजी को बुलाया, और उसके बाद में उसके माताजी को बुलाया। तो मुझको ये ख्याल में आया कि उसके पिताजी चाहते हैं कि इसने इंजीनियरिंग के बाद में यूपीएससी करना है, और वो खुद चाहता था कि नहीं, मुझे यूपीएससी नहीं करना है, मुझे इंजीनियरिंग में ही करियर करना है। इसलिए वो जो पिताजी और वो बच्चा, इन दोनों में पहले ज्यादा झगड़े हुए, और उसके बाद में जो है एक भय वो रुग्ण में निर्माण हुआ, और वहां से उसका मनोवैचित्य निर्माण हुआ था। और बाद में 7 दिन का अभ्यंगादि उपक्रम मैंने किया। तो पुनः मैं बताता हूँ, और एक समझो, जनवरी के बाद में उसका नित्य क्रम शुरू हुआ। वो जो रुग्ण मेरे पास आया था, देखिए अक्टूबर में आया था, और जनवरी में उसका जो है नित्य क्रम शुरू हुआ है। वो महाविद्यालय में जाने लगा, पीरियड्स करने लगा, प्रैक्टिकल करने लगा। तो भी बीच में उसके पिताजी आते थे, नहीं वो आज कॉलेज में गया है, उसने पीरियड ही नहीं किया है। मैंने कहा कि आप उसके पीछे क्यों जाते हैं, आप उसके जो मित्र है उसका फोन नंबर आप लीजिए, और कुछ अगर आपको तकलीफ है, वो घर पे नहीं आया, तो उनको कहिए, आप मत जाइए। तो भी उसके पिताजी कम से कम दिन में 4 बार इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते थे। ये देखिए यहाँ पे पहला जो है 16 तारीख को, 16/10/19, 16 अक्टूबर, देखो इसने क्या, उसको मैंने नाम लिखने के लिए कहा था, तो उसने क्या लिखा है, देखिए वेदांत टेक्नोलॉजी, किसका तो भी नाम लिखा है निखिल, लिखा है इलेक्ट्रॉनिक। बोले तो इसलिए मैंने मनोवैचित्य कहा है, वैचित्य है। और उसके बाद में 19/11 को उसने उसका नाम लिखा है सुजीत सिंह, देखिए सुजीत सिंह। उसके बाद में और एक बार अभ्यंग स्वेदन नस्य गंडूश और शिरोधारा हुआ है, और 27/1/2020 को उसका हैंड राइटिंग देखिए आप, नीचे है सुजीत सिंह। देखो कितने अच्छा उसका हैंड राइटिंग है। तो अगर आप उसका काउंसलिंग ठीक से करते हैं और चिकित्सा उपक्रम ठीक से करते हैं, और एक मैं आपको कहने को भूल गया कि पहले जब वो आया था तो मैंने उसको कुछ किताब पढ़ने के लिए कहा था, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए कहा था, और कुछ पिक्चर भी देखने के लिए कहा। क्यों, मनोवैचित्य था, वो कुछ नहीं करना चाहता था, उसके ऊपर प्रेशर था, वो प्रेशर रिलीज करने के लिए, देखो यहाँ पे लिखा है उसने स्ट्रेस, ऐसा लिखा है। तो इस तरह जब रुग्ण हमारे पास आता है, तो अब हम उसको किस तरह से ध्यान दें, किस तरह से चिकित्सा करें, इसका यह एक उदाहरण है मनोअवस्था का, यह आपके सामने रखा। इसके बाद में जब तरुण रुग्ण आपके पास आते हैं, तो इस तरह के भी रुग्ण आपके पास आते हैं। यह भी रुग्ण ऐसा था, रुग्ण नाम अबक, फरवरी में मेरे पास आया था, 11/2 अभी ये साल। यह रुग्ण के बारे में एक अच्छा था कि इसके माता पिता पहले ख्याल में रहे हैं कि भाई ऐसा हमारे प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत, ऐसा कहा है, पुत्र को मित्र जैसा ख्याल में रखना है। इसलिए मुझको कि ये रुग्ण के जो माता पिता थे उनका बहुत मैंने उनका अभिनंदन भी किया है
कि इस तरह से कोई बताता नहीं है। लेकिन पहले उन्होंने आके मुझे बताया कि सर हमारा लड़का है, 23 साल का है, अभी अभी इंजीनियरिंग हुआ है, 6 महीने से जॉब को लगा है, अभी वर्क फ्रॉम होम ही चालू है, लेकिन जब खाना में बैठता है तो उसमें उसका ध्यान नहीं है। जब उससे हम बात करते हैं तो हमारे आंख में आंख नहीं मिलाता है, उत्साह नहीं है। 23 साल का बच्चा है, कितना अच्छा उत्साह चाहिए। तो सर हम आपसे ये रिक्वेस्ट है, और हमने उससे भी पूछा है तो ये भी बहुत अच्छा है, तो उन्होंने बोला है कि नहीं, उसको हस्त मैथुन या शुक्र वेग उदीरण की आदत लग चुकी है, और बाकी कहीं साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की बजाय हम आपके पास लेके आना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप लेके आइए। तो वो मेरे पास लेके आया, मैंने उसके माताजी पिताजी दोनों को बाहर बिठाया और खाली रुग्ण से बातचीत किया है। तो उसने कहा कि सर 6 महीने से बिल्कुल बैठक है, अब व्यायाम है, और कम से कम एक 9 kg वेट बढ़ा है, पहले 70 था, अभी 79 हुआ है। एक साल से मुझे यह आदत लग गई है, दौर्बल्य है, अनुत्साह है। मैंने पूछा कि किस तरह से ये आदत, कि सर हाँ हो सकता है कि मोबाइल से यह आदत लगी है। तो फिर मैंने तीनों को फिर इकट्ठा किया, वो रुग्ण, उसके माता पिता, और उनको पहले आश्वासन दिया कि नहीं, यह पूरा होने वाला है, पूरा अच्छे होने वाला है, और ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं, बिल्कुल एक डेढ़ महीने में ठीक होगा। और देखिए मैंने ट्रीटमेंट उसको क्या दिया है। मैंने उसको कहा कि आपको इस तरह के जो रुग्ण होते हैं, इसमें ख्याल में रखना है, कौन सा भी व्यसन जिसको हम कहते हैं कि आदत है, वो अगर आपको निकालना है तो उसके लिए मनोनिग्रह आवश्यक है। जब आप निग्रह करेंगे तो जो आदत है वो बिल्कुल जल्दी कम होती है। ये कौन से भी व्यसन के बारे में ऐसे है, या धूम्रपान है या मद्यपान है और कौन सी आदत है, उसके लिए मनोनिग्रह आवश्यक है। तो मैंने उसको व्याधि विमोचन व्रत दिया। वो व्याधि विमोचन व्रत क्या है? पहले कहा उसको कि 15 दिन तक मोबाइल पूरा बंद करना है, बिल्कुल मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। वो बोले सर मेरा काम जो है वो पूरा ऑनलाइन होता है। मैं बोला आपके पास लैपटॉप है? हाँ है। तो फिर मोबाइल की आवश्यकता क्यों है? आप लैपटॉप पे काम करना है। नंबर 2, 2 बार दिन में से ठंडे पानी से नहाना है। देखो स्नान के बारे में क्या कहा है? स्नानम ऊर्जा बल प्रदम कहा है। और यहां ऐसे रुग्ण में पता चलता है कि स्नान से किस तरह से ऊर्जा मिलती है। इसकी ऊर्जा ही कम हुई थी, अनुत्साह था, हतोत्साहित था, आत्मविश्वास की कमी थी। क्यों? शुक्र के ऊपर है धैर्य, चवन, प्रीति, धी, धैर्य। ये धैर्य कम होना है। और बाद में सुबह 1 घंटा पैदल चलना है, शाम में 1 घंटा पैदल चलना है। और उसके माताजी को मैंने कहा है कि अगर ये 1 घंटा चलता है, एक ठंडे पानी से नहाता है, मोबाइल नहीं यूज करता है, तो ही आप इसको ब्रेकफास्ट देना है। आपको तय करना पड़ेगा कि नहीं मैं स्ट्रिक्ट रहूंगी, या आपको तय करना है। उसके बाद में ओंकार कहा है, प्राणायाम कहा है, संगीत कुछ सुनने के लिए कहा है, कुछ पढ़ने के लिए कहा है, और आपको जमीन पे सोना है। एक खाली एक चद्दर ये नीचे डालना है और आपको जमीन पे सोना है, गदी पे सोना नहीं है। देखो आस्या सुखम सुख स्वप्नम प्रमेय के हेतु है, लेकिन वो आपको यहाँ पे भी ख्याल में आते हैं कि आस्या सुख सुख स्वप्न, ये कम कर दीजिए। उसको मनोनिग्रह बढ़ाना है आपको, तो ये कम करना है। उसके बाद में खाने में भाजी, बोले तो सब्जी और ज्वार की रोटी। और उसको कहा है कि आप 2 लीटर पानी उबालने के लिए रख दीजिए, उसको 1 लीटर करना है। ये खुद आपने करना है, माताजी ने नहीं करना है। नित्य अभ्यंग आपको करना है। और फिर एक पूरी दे दी उसको कि नहीं शतावरी अश्वगंधा
उसके साथ में वंग, वंग के बारे में कहा है, वंगम भक्ष्यतो नरस्य न भवेत शुक्रे अपेक्षया। लेकिन खाली वंग से काम नहीं चलेगा, उसके साथ ये बाकी सब आपको उसको करना पड़ेगा। देखिए उसके बाद में 2 मार्च को रुग्ण मेरे पास आया, उपशय था। उसने कहा कि सर मैं ये आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मैं मोबाइल बंद कर नहीं पाया, ये मेरी गलती है। मान लिया उसने कि ये मेरी गलती है, लेकिन मैं मोबाइल का यूज कम कर दिया। जो दिन भर मैं करता था वो 2-2 घंटे ही किया है। ये 15 दिन में खाली 3 बार मुझे ऐसी इच्छा हुई है कि नहीं यह करना है, खाली 3 बार। उत्साह है और मैं घर पे भी सबके साथ रहता हूं। मुझे नहीं, हाँ ये रुचि आती है खाने में, ख्याल में रखना है, ये रुचि आती है। ये इस तरह से हम जो है रुग्ण की चिकित्सा करते हैं कि ख्याल में रखना है कि शुक्र के ऊपर जो है अभ्यंग बहुत ही आवश्यक है, और उसके साथ में और क्या आपको दवाई देना है इस तरह से। तो और एक 15 दिन की दवाई मैंने उसको दी है और कहा है कि उसके माता पिता उसके ऊपर ध्यान दें, वो घुल मिल से रहे। तो उनके बाद में उसका फोन आया कि सर अभी बिल्कुल वो रुग्ण अच्छा है। देखिए कि अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता था तो क्या होता था, और हमारे पास आया है तो क्या हुआ है, और हमने हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ उपक्रम है, वो किस तरह से उसके ऊपर किए हैं। उसके बाद में और एक तरुण, अभी एक फैड आया है, अभी ये 1.5 साल जो चल रहा है बैठ के ही सब काम है, और बहुत सारे आईटी के लोग हैं, इंजीनियर हैं, बैठ के ही काम है, काम तो चालू है। एक रुग्ण ऐसा ही, रुग्ण का नाम अबक, रुग्ण का एज है 28 इयर्स, वेट है उसका 74 kg, अभी अंतरिकी में है। बोले तो आईटी फील्ड में है, लेकिन उसका काम जो है रोजाना दोपहर 3 बजे शुरू होता है, रात में 11:30 बजे खत्म होता है। इसलिए सुबह में उठने का समय 8, 8:30 बजे। लेकिन यह रुग्ण का एक अच्छा था कि मैं रोज 1 घंटा जिम करता हूँ। देखिए 1 घंटा जिम करता हूँ। और दूसरे, मैंने पहले मेरा 94 kg इतना वेट था, अब 74 है। मैंने 6 महीने में 20 किलो वेट कम किया है। देखिए 6 महीने में 20 किलो। लक्षण देखो, रुग्ण मेरे पास क्यों आया था, जिम करता है, और यहाँ पे मैंने बताया है कि ये सब देखो डाइट क्या लेता है, डाइट इस तरह का है। दौर्बल्य था उसमें, उत्साह नहीं था, पृष्ठशूल था और वलित थी, वलित। और एक बात उसने कही है कि मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है, आपने तो 6 महीने में ये आपने कहाँ से सीखा, तो बोले हाँ यूट्यूब पे सब आता है। देखो ये यूट्यूब और गूगले काका ये बहुत गड़बड़ कर देता है, और अभी सब यूट्यूब को ही अपना डॉक्टर समझते हैं, अपना वैद्य समझते हैं। तो बोला मैंने ये देखा है डाइट पैटर्न क्या था, और मैंने 6 महीने से शर्करा जो है वो पूरी बंद कर दी है। इसलिए देखो मैंने इसका हेडिंग दिया है, सर्वरसाभ्यासो बलकराना। हमारा शास्त्र कहता है कि एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कराना, सर्वरसाभ्यासो बल कराना। 6 महीने से मधुर रस कुछ भी नहीं है, पूरा बंद है। मधुर रस के बारे में क्या कहा है, आजन्म सात्म्यात्, आजन्म साथ में है, कुरुते प्रबरम बलम, बल ये जो है यह मधुर रस पे है। अम्लो अग्निदीप्तिकृत कहा है, अग्निदीप्ति करने वाला है। इस तरह हर रस का, इसलिए षड रसाभ्यासो बल कराना। इसलिए देखो रसायन जो द्रव्य है, आप हरित की लीजिए, हरित की में पंचरस है,
आप अमल की लीजिए, पंचरस है, एक रस का द्रव्य रसायन नहीं है, ख्याल में रखना है। इसलिए आपको अगर अच्छा रहना है, स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो षडरसाभ्यासो बल करना। तो मैंने उसको चिकित्सा दी है, सीतोपलादि चूर्ण, पुनः सीतोपलादि 16, खड़ी शक्कर उसमें 16 भाग है, गोक्षुरादि गूगल दिया है। देखो हमारे पास गूगल है, गूगल लेखन भी करने वाला है, लेकिन गोक्षुर आदि गूगल यह कल्प ऐसा है, गोक्षुर शीतल स्वादो बलकृत बस्ति शोधना। कुछ कल्प जो गूगल के हैं वो ब्रूहण करने वाला है, और बाकी त्रिफला गूगल है, अपतर्पण करने वाला, पुनर्नवा गूगल है, अपतर्पण करने वाला है, हबा गूगल है, कुछ तर्पण करने वाला, लाक्षादि गूगल है, कुछ तर्पण करने वाला, कुछ लेखन करने वाले, कुछ ब्रूहण तर्पण करें। गोक्षुरादि, आभा और लाक्षादि, ये 3 गूगल अलग है, और इस गूगल बनाने के लिए भी नया गूगल ही लेना है। जब आपको लेखन करना है तो पुराना गूगल लेना है, तो ये ख्याल में रखना है। इसलिए खुद ही औषधि निर्माण करने की आवश्यकता है। 15 दिन के बाद उसको काली मनुका खाने के लिए कहा है, खजूर नित्य खाने के लिए कहा है। 15 दिन में उसको बुलाया है तो उसने कहा कि सर मेरा दौर्बल्य कम से कम 50% कम हुआ है, उत्साह लगता है, वलित भी कम हुआ है। देखिए हम हेतु क्या है, रुग्ण क्या है, रुग्ण क्या करता है, और हमने उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और कैसे समझा है, ये ख्याल में रखना है। यह एक अभी दूसरे रुग्ण हमारे पास ज्यादा आते हैं, वो है प्रमेह के, मधुमेह के। ये भी रुग्ण एक ऐसा है, रुग्ण नाम अबक, 50 साल उसका उम्र है, 73 kg उसका वेट है, शिक्षक है। मेरे पास आया है, वो किस लिए आया है कि पादतल दाह है। कितने दिन से है, तो 2 वर्ष से है, 8 वर्ष से प्रमेह है, कुलज इतिहास है। सुबह 4:30 बजे मैं उठता हूँ, 6:30 बजे तक मैं घूमता हूँ, दोपहर 1 बजे खाना खाता हूँ, रात में 8:30 बजे खाना खाता हूँ। वो शिक्षक है, उसका स्कूल सुबह रहता है 7:30 से 1 बजे तक। तो 1 बजे घर आने के बाद में, खाना खाने के बाद में नित्य दिवा स्वाप करता हूँ, शाम में और 1 घंटा पाँव चलता हूँ। और उसका कहने का यह था कि सर मैं सुबह में 2 घंटे, शाम में 1 घंटा, 3 घंटे पैदल चलता हूँ, तो भी मेरी शुगर क्यों कम नहीं होती है, दिन ब दिन बढ़ती है। और मेरा HB1AC है 11। देखिए प्रमेह का चिकित्सा सूत्र क्या है, प्रमेह का चिकित्सा सूत्र है स्थूलहा प्रमेही बलवान है कहा, कृशस्तथैवः परिदुर्बलौ च सब्रूहणं तस्य कृशस्य कार्यं मेहेषु संतर्पणमेव कार्य। मैं बोला मैं कुछ दवाई ले चुका हूं आपकी आयुर्वेदिक भी, मैं रोजाना कारला इस्तेमाल करता हूं। देखिए कि इस तरह से प्रमेह की चिकित्सा नहीं होती है। मैंने उनका हिस्ट्री पूरा जान लिया। मैंने कहा कि आपको पहले जो है आपका एक्सरसाइज कम करना है। देखिए एक्सरसाइज और एक्सर्शन दोनों में अंतर है। व्यायाम से उत्साह है, एक्सर्शन से थकान है। यह रुग्ण 3 घंटा बोले तो एक्सर्शन करता था। मैंने कहा कि नहीं, आपको मैं जितना कहता हूं इतना ही व्यायाम करना है, उसमें व्यायाम में भी कुछ परिवर्तन करना है। क्या कहा है आगे देखिए। मैंने कहा कि और सुबह आपको खाली आधा घंटा ही पैदल चलना है, नंबर 1। रात को 1 घंटा नहीं, खाली शतपावली करनी है। सुबह आधा घंटा आने के बाद में पहले शवासन करना है, योग निद्रा करना है, ओंकार करना है। आपको रिलैक्सेशन की आवश्यकता है। हाँ सर मुझको चिंता है, तो मैंने कहा कि नहीं, आपको रिलैक्सेशन की आवश्यकता है। सुबह जाते समय कुछ लाही खा के जाना है, दिन भर सोना नहीं है।
आप 1 बजे से पहले बोले तो 11 बजे ही खाना खा लीजिए, और अगर स्कूल में आने के बाद में 4 बजे आपको क्षुधा लगती है तो आप अमरूद या खरबूज ऐसा थोड़ा सा खा सकते हैं। दवाई में क्या दिया है देखिए, अश्वगंधा, शतावरी में मैंने सूक्ष्म वसंत कल्प ऐड करके उसको दिया है कि भाई आपको यह एक ही पुड़ी लेना है, ना गुड़ुच दिया है, ना संशोनी वटी दिया है, मामेज का व घनघटी दिया है, चंद्रप्रभा दिया है, महासुदर्शन घनवटी दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। और 1 महीने के बाद में मुझको मिला है, 1 महीने के बाद में वो रुग्ण आया, पादतल दाह कम था, HbA1c 9.2 था, 11 से 9.2, रैंडम शुगर 346 से 217 इतनी कम हुई थी। और उसके बाद में उसकी चिकित्सा चलती रही और उसका शुगर की भी दवाई बहुत कम हुई और वो रुग्ण भी अच्छे हैं। और लास्ट एक रुग्ण जो आपसे कहूंगा कि मैं क्या क्या रुग्ण अनुभव बताऊं, यह आदरणीय गुरुवर्य धर्माधिकारी सर से मैंने बात किया था, तो सर ने कहा है कि आपका जो मज्जा स्नेह के बारे में जो है उसका भी एक रुग्णानुभव आपको शेयर करना है। इसलिए सर ने कहा है, इसलिए यह परतंत्र पांडु यह भी आपके सामने रखता हूँ। इसके पहले अभी जो पैंडेमिक चल रहा है वो पैंडेमिक से पोस्ट कोविड भी बहुत सारे रुग्ण हमारे पास आते हैं, और उसमें एक अनिद्रा, यह इसके भी रुग्ण ज्यादा है कि जो दवाई लिए है, जो चिंता है, जो भय है, उससे अनिद्रा। देखो निद्रा कब आती है, वो कहते हैं यदा तू मनसि क्लांते, मन क्लांत होना चाहिए तब निद्रा आएगी, और जब चिंतन ज्यादा है, मन क्लांत नहीं है, तो निद्रा आएगी नहीं। एक ऐसा ही रुग्ण मेरे पास आया था 15 दिन के पहले पोस्ट कोविड, अध्यापक थे, रिटायर हो गए, पहले यक्ष्मा था, मेरे पेशेंट थे, तो यक्ष्मा था, उसके बाद में कोविड हो गया, ठीक हो गया, और बोले सर बिल्कुल नींद नहीं आ रही। तो मैंने देखो उनसे कहा कि आपको नित्य अभ्यंग करना है, अभ्यंगम आचरेत नित्यम सजरा श्रम वात हराना। और उसके साथ में मैंने कहा कि रात को जब आप भोजन लेते हैं तो रात के भोजन में थोड़ा सा आपको सीरा लेना है, सीरा, सीरा बोले तो शिरा जिसको हम मराठी में कहते हैं, या थोड़ी सी खीर लेना है, यानी मधुर रस आपको लेना है। एक अभ्यंग, दूसरा मधुर रस लेना है, और तीसरा आपको अश्वगंधा चूर्ण, मैंने उनको कहा कि ये घृत और क्षीर, इसके साथ में थोड़ा अश्वगंधा चूर्ण, ये तीन ही कहा। तो उन्होंने तीसरे दिन ही कहा कि सर मुझको ठीक से नींद आ रही है। तो इसलिए ख्याल में रखें कि हमको क्या करना है, ये अगर पक्का है कि हेतु क्या है, क्या हो रहा है, ये अगर आप ठीक तरह से ज्ञान लेते हैं तो आपको चिकित्सा अच्छी तरह से। ये एक रुग्ण है, रुग्ण नाम है उसका अबक, उसका उम्र है 60 साल, महिला है, गृहिणी है। 30 जनवरी 2018 में दीर्घायु मेरे रुग्णालय में आई थी। जब मेरे पास आई है तो दौर्बल्य था, श्रम श्वास था, कर्णनाद था और पादशूल था। रुग्ण इसके पहले 3 साल पहले बिल्कुल स्वस्थ थी, शीतपूर्वक ज्वर उसको आया था, एक 7 दिन यह शीतपूर्वक ज्वर था, उसके लिए उसने दवाई ली थी। वो दवाई लेने के बाद में उपशय तो हो गया, महीना 1.5 महीना वो ठीक था, उसमें बाद में थोड़ा सा दौर्बल्य हुआ तो उसने कुछ तो भी दवाई लिए। 3 महीने के बाद में लेकिन उसको दौर्बल्य इतना कि वह उठ नहीं पाती थी, उसका काम नहीं कर पाती थी। तो वह रुग्णालय में गई तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम इन्वेस्टिगेशन किए तो उनका HB जो है 1.8 इतना कम हुआ था। तो उसने उनको कहा कि आपको ब्लड पिंट लेना है, तो एक 4 ब्लड पिंट उनको लगा दिए थे। वो ब्लड पिंट लगाने के बाद में वो ठीक रही। 2-2.5 महीने के बाद में पुनः
दौर्बल्य शुरू हुआ। और उस समय उनको, वो जो फिजिशियन था, उनको लगा कि नहीं, इनके आगे के इन्वेस्टिगेशन करके लेना चाहिए। तो उन्होंने बोन मैरो बायोप्सी की। तो वो बायोप्सी में डायग्नोसिस हुआ कि उनको माइलोफाइब्रोसिस है। फाइब्रोसिस, माइलोफाइब्रोसिस। तो माइलोफाइब्रोसिस है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये माइलोफाइब्रोसिस है, इसके लिए 3 तरह की ही चिकित्सा अवेलेबल है। पहली चिकित्सा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना है। दूसरी चिकित्सा है स्टेरॉइड्स लेना है। और तीसरी, स्टेरॉइड्स और सल्फोनामाइड्स। और तीसरी चिकित्सा है बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन करना है, बोन मैरो ट्रांसफर करना है, बीएमटी। ये 3 ही है। अब तीनों भी जो चिकित्सा है यह दुर्धर है। क्यों दुर्धर है? जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब सल्फोनामाइड्स आप ये स्टेरॉइड्स लेते हैं तो किडनी का डर रहता है। और जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक तो पैसे ज्यादा लगते हैं, और वो सक्सेस होता है नहीं होता ये भी कुछ नहीं। तो रुग्ण जनवरी में मेरे पास आया, तो उसका उस टाइम था HB 6.5 ग्राम्स। और अभी लेटेस्ट जो मैंने किया करके लिया है वो अभी 12 ग्राम्स है। और 2018 से लेके अभी 2 साल तक खाली 2 बार उसको अभ्यंग, बस्ती और नस्य, वो किससे? दशमूलादि मज्जा स्नेह से। चरक चिकित्सा अध्याय वात व्याधि चिकित्सा 124, 125 और 126, वहां पे जो श्लोक है वहां पे वो कहते हैं कि ग्राम्य अनुप उदका नाम तु भित्वा अस्थिनि पचे जले तम स्नेहम। देखो क्या कहते हैं, दशमूलस्य कषायेन पुनः पचेत जीवक वृषभक अस्पोता विदारी कपि कच्छुभिः। इस तरह से। और तत्सिद्धम नावन आभ्यंगादि। और यह स्नेह जो है ये कहाँ है? ये स्यु प्रक्षिन्न मज्जानः कहाँ है? प्रक्षिन्न मज्जानः, ये स्पेसिफिक कहा है कि इस तरह से अगर हम मज्जा देखो, घृत तैल वसा मज्जा, यह 4 स्नेह हमारे हैं। घृत कहाँ देना है, तैल कहाँ देना है, वसा कहाँ देना, और मज्जा, यह उत्तरोत्तर गुरु है। लेकिन जब आप मज्जा देते हैं वो बहुत ही गुरु है। और मज्जा ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक अच्छी रहती है फ्रिज में भी, उससे ज्यादा नहीं रहती। और फिर हर बार वो मज्जा लाना, वो रखना, ये पॉसिबल नहीं। इसलिए कि यह मज्जा स्नेह जो है उसको तिल तैल बेस देके उसका स्नेह, मज्जा स्नेह यह तैयार किया कि जो है बहुत दिन तक अच्छा रहता है, देने में भी आसान है, ट्रांसफ्यूजन नहीं करना पड़ता है। और ट्रांसफ्यूजन देखो कितना है, 2018 से लेके अभी तक एक भी ट्रांसफ्यूजन नहीं लगा। जब मेरे पास आए थे, मेरे पास आने के बाद में खाली 3 ट्रांसफ्यूजन लगे हैं, 3 ट्रांसफ्यूजन। 20 जनवरी से लेके देखो अभी 19 ब्लड प्रिंट उन्होंने 17 जनवरी से तो 20 लिए थे उन्होंने। अभी उसके बाद में मेरे पास आने के बाद में खाली 3 ट्रांसफ्यूजन लगे हैं, उसके बाद में उनको ट्रांसफ्यूजन नहीं लगे हैं। यहाँ देखो मैंने चार्ट दिया है, 16/9/17 को उनका HB था 1.9 ग्राम्स। और अभी मैंने जब कहा है कि वो अपडेट करना बाकी है, लेकिन अभी 12 ग्राम्स इतना उनका HB है। और लास्ट ट्रांसफ्यूजन उन्होंने लिया है 10/4/2018 को 2 बैग, 8/4/2018 को 2 बैग्स लिए हैं। उसके बाद में उनको ट्रांसफ्यूजन नहीं लिया है और वह रुग्ण बिल्कुल स्वस्थ है, दौर्बल्य नहीं है, श्रमश्वास नहीं है, और ब्लड जो है वह HB कम भी होता नहीं है। ये माइलोफाइब्रोसिस रुग्ण का वैशिष्ट्य है। जब आप ट्रांसफ्यूजन लेते हैं तो 6.5 ग्राम से 8.5 तक बढ़ता है, लेकिन 8 दिन में, 15 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में 0.5, 4 या 5 दिन में कम होने लगता है। जब आप देंगे रुग्ण अच्छा है, 15 दिन के बाद में पुनः
वो अपने 6.5, 4.5, 1.8 इतना नीचे आता है। तो इस तरह से कि जब हम ग्रंथ को जानते हैं, ग्रंथ को ध्यान में देते हैं और किस तरह से कल्प बनाना है वो अगर आप ख्याल में रखते हैं तो रुग्ण को उपशय भी है। और हमारा शास्त्र जो कहता है कि पंचकर्मम गुणातीतम श्रद्धावंतम जिजीविषु योग अनेन मतिमान साधयतापि कुष्ठी नाम, ऐसा कहा कि मतिमान। तो इस तरह से आप अगर कहते हैं तो ये रहता है। हमारे आचार्य जी कहते हैं विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया। वैद्य में कौन से गुण होना है वो ग्रंथकार यह खुड्डाक चतुष्पद अध्याय में बताया है, चरक सूत्र अध्याय 9। विद्या, एक विद्या, और वो विद्या कैसी है, गुरु मुखोद्गीर्ण चाहिए। दूसरा चाहिए वितर्क, ये क्यों, किस तरह से, किस तरह करना, विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया। तो ये अगर आप करते हैं यस्य एते षड्गुणास्तस्य न साध्यम अति, ये अगर आप में है तो आप अच्छी तरह से चिकित्सा कर सकते हैं, अच्छे वैद्य भी बन सकते हैं। और इस अमृत महोत्सवी वर्ष में यह मुझे सौभाग्य यह सब टीम ने प्राप्त कर दिया। मैं सब यह टीम का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। मैं आचार्य जी का भी बहुत धन्यवाद, और उनसे तो मैं हमेशा आशीर्वाद ही मांगता हूँ, क्योंकि हमारी बहुत बार चर्चा होती है कि क्या है, हमारे आचार्य जी कहते हैं धर्माधिकारी सर कि यावत शक्य उनका फॉलोअप करना है। इसलिए ये ऐसे रुग्ण है 26 साल 27 साल 28 साल से उनका फॉलोअप देते हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक जो समय आप सबने मुझे प्राप्त कर दिया, मैं आपका मनपूर्वक धन्यवाद, आप सभी लोगों का भी मनपूर्वक धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। आज आदरणीय वैद्य नेवपुरकर सर जी ने अपने रुग्णानुभव बता के हमें बहुत ही अच्छा सीखने को उनसे मिलेगा, और ये आपके रुग्णानुभव से हम जरूर सीखेंगे और हम हमारे चिकित्सा में इस सभी तत्वों का प्रयोग करने का प्रयास हम करेंगे और ग्रंथ वाचन भी हम बढ़ाएंगे। ऐसा मैं आपको सभी विद्यार्थियों की तरफ से, सभी वैद्यगणों की तरफ से आश्वस्त करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया। इसके लिए मैं सभी की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और इसके हाँ सर, प्रश्नोत्तर हो सर, प्रश्नोत्तर घेऊ बर। हाँ, इसके बाद किसी को कुछ सवाल हो तो उन्होंने चैट बॉक्स में पूछो, आप सभी वैद्य वर्ग। आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी और आदरणीय नेवपुरकर सर जी आपके सवाल का जवाब देंगे। सवाल पूछ लो आप चैट बॉक्स में। न्यूपुरकर सर, एक क्वेश्चन ऐसा था कि वंशलोचन जो हम इसमें उपयोग में लाते हैं सितोपलादी में, तो अभी वो संदिग्ध है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। ये सही है कि वंशलोचन अभी संदिग्ध मिलता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं ब्रांडेड कंपनी का ही सितोपलादी यूज करता हूँ। पहले मैं खुद सितोपलादी बनाता था, लेकिन ये वंशलोचन की वजह से मैं ब्रांडेड कंपनी का नाम बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो ऐसा होगा कि उनकी जाहिरात हो जाए। इसलिए मैं स्टैंडर्ड कंपनी का ही सितोपलादी यूज करता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, जो आपने पहला रुग्णानुभव बताया था, उस रुग्णानुभव में आपने अभ्यंग क्षीरबला तेल का कहा था। उस रुग्ण में अग्निमांद्य भी था, तो उसका कुछ थोड़ा एक्सप्लेनेशन कि तुरंत शुरू करना है या कुछ देर बाद शुरू करना है। हाँ, एक दो चीजें ख्याल में रखना है कि जब हम रुग्ण हमारे पास आता है, अग्निमांद्य था, उनकी सामावस्था थी क्या, तो सामावस्था बिल्कुल नहीं थी। सामावस्था अगर थी तो अभ्यंग बिल्कुल नहीं करना है।
पहले मैंने ऐसा किया था, उनको दौर्बल्य इतना था कि वो रुग्णा जो है वो खड़े रहना नहीं चाहती थी, इसलिए खाली पादाभ्यंग करना है पहले, इतना ही। और बाद में 7 दिन के बाद में आप सर्व अभ्यंग कीजिए, इस तरह का मैंने उनको कहा था। धन्यवाद सर। एक जो दूसरे रुग्ण में आपने योग बस्ती के बारे में कहा, तो वो योग बस्ती में आपने कौन से द्रव्य या कौन सी बस्ती का उपयोग उसमें किया था, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं सब लोग। दूसरा रुग्ण, देखिए मैंने तो मेरे ख्याल से ये तो कह दिया था, वो तेल मैंने कौन से यूज किए हैं ये तो मैंने कह दिए थे। जब मैं का उपयोग किया? हाँ, गॉल ब्लैडर, सॉरी, गुलेनबारी सिंड्रोम वाला। हाँ, यहाँ जो है मैं माधु तेलिक, नीरो के लिए माधु तेलिक यूज करता हूँ। वहां पे एरंड मूल है, एरंड मूल वृषम वातहरा नाम है, इसलिए वहां पे एरंड मूल, इसलिए मैं वहां पे जो नीरो है वो माधु तेलिक रहता है। और अनुवासन के लिए जो है तेल में एक तो क्षीरबला पे ज्यादा ही यूज करता हूँ, क्षीरबला प्लस नारायण है प्लस अश्वगंधा तेल है, ऐसा इस तरह का कॉम्बिनेशन। धन्यवाद सर। किती ml वापरलं? साधारणतः जो है 60 ml, मात्रा बस्ती में मैं 60 ml ही यूज करता हूँ, उसमें 30 ml क्षीरबला, 20 ml नारायण और 10 ml अश्वगंधा, इस तरह का कॉम्बिनेशन। और निरूह कितना ml? निरोह के लिए 850 ml टोटल पूरा, 650 ml क्वाथ। 60 ml। तो जो आप दशमूलाधि मज्जा स्नेह के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं, उसकी निर्माण प्रक्रिया और बाकी सब चीजें। हाँ, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम आचार्य जी से भी मार्गदर्शन लें, जिनको कि भाई दशमूलादि मज्जा स्नेह कैसे बनाना है। मैंने जो कहा था कि चरक चिकित्सा अध्याय, वातव्याधि चिकित्सा 126, 127, 128, ये 3 उसके रेफरेंस है। और आप अगर यूट्यूब पे जाते हैं माइलोफाइब्रोसिस वैद्य नेवपुरकर, तो वहां पे आपको यह पूरी प्रोसीजर मैंने कि क्वाथ कैसा है, मज्जा कैसे निकालना है, उसको इकट्ठा कैसे करना है, ये पूरी उस पे बनाया है। आप YouTube पे जाइए, माइलोफाइब्रोसिस वैद्य नेवपुरकर। सर अभी फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस थे। पुनश्च सबका धन्यवाद। इसके बाद आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी से मैं विनती करता हूँ कि आप इस व्याख्यान के तौर पर मार्गदर्शन कीजिए। आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी। सभी को नमस्कार। अपने अभी लगभग 8 रुग्णों का अनुभव वैद्यराज संतोष नेवपुरकर से सुना। ये सुनकर शायद आप तृप्त हो गए हैं और इस पर चिंतन आप अभी कर सकते हो। अब इतने सुंदर व्याख्यान के बाद मैं कुछ ज्यादा बोलूं मैं उचित नहीं समझ रहा हूं। मैं केवल कुछ 1-2 पॉइंट यहाँ पर इन्होंने जो रुग्ण रखे थे उनमें से कुछ 1-2 रुग्णों पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला जो रुग्ण बताया था
स्नेहन 3 दिन देने के बाद विरेचन के लिए दवा औषध दिया, कषाय और विरेचन द्रव्य। ये कषाय शायद मेरा अंदाजा है मध्यस्थिकवाद दिया होगा। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि पहले उनको 4 उल्टियां हुई और फिर विरेचन हुआ, इतना हुआ कि वो संभाल नहीं पाए। इसको अयोग कहते हैं। विरेचन के लिए औषधि दिया, वमन हुआ, ये अयोग है। और अतियोग भी हुआ है, दोनों हुआ है। अयोग क्यों हुआ है? रुग्ण का अपचारज प्रकृति यदि कफज है, हे आहार यदि श्लेष्म प्रधान है, व्यायाम नहीं करता है, अन्य कोई कारण हो ऐसे कफकर, तो श्लेष्माक्षय किए बिना जब शरीर में श्लेष्मा बलवान होता है तो दिया हुआ विरेचन द्रव्य वमन करवाता है। ऐसी अवस्था में मैं बार बार मेरे चरक चिंतन में ये बताता हूं कि वमन करना है तो पहले श्लेष्मक्षय करा देना है, रूक्षण करा देना है, या तो एक वमन करवा देना है यदि हेतु बलवान है, कफज हेतु बलवान है तो। नहीं तो दिया हुआ विरेचन द्रव्य वमन करवाता है। और यदि कोष्ठ मृदु है तो यदि विरेचन की गोलियां इच्छा भेदी औषधि होगी तो ये फिर वमन के साथ विरेचन होने से रुग्ण दोष निकलने के बाद पोषक धातु निकल जाते हैं। इसलिए कषाय देते समय विरेचन में कौन सा दिया इसको महत्व है। तो विरेचक है या वामक है उसका भी अध्ययन करना है। यदि गलती से उसको एरर ये दिया है, विरेचक द्रव्य दिया है कषाय कोई, तो ये दुगना काम करने वाला है। और यदि श्लेष्मक्षय नहीं कर लिया है तो विरेचनिक द्रव्य वमन करवाता है। इसलिए रुग्ण परीक्षण में रोगी का आहार, दोष की स्थिति, शरद ऋतु है, पित्त वृद्धि है, अम्ल पित्त है। अब इस रुग्ण में पहले यदि हेतु का अध्ययन करते हुए श्लेष्मा का आधिक्य है ये ध्यान में आया तो आप इसको हेतु बन करके रूक्षण करवाकर स्नेहन करेंगे और फिर विश्रांति देकर श्लेष्मा क्षय करके फिर विरेचन देंगे। और दूसरा मुद्दा इसमें कि रुग्ण बल का परीक्षण ये भी आवश्यक है। रुग्ण बल में उसका सत्व बल, उसकी व्यायाम शक्ति, उसका आहार बल और खास तौर पे सत्व बल, इनकी परीक्षा करते हुए औषधियों का चयन करना है। पित्त यदि बलवान नहीं है, पित्त के हेतु यदि बलवान नहीं है
पित्त के स्वतंत्र पित्त के हेतु यदि बलवान नहीं है तो तीक्ष्ण विरेचन देने से दोष क्षय के बाद धातु क्षय होता है। सिद्धि स्थान अध्याय 6। मध्य बल में अल्प दोषों में यदि तीक्ष्ण द्रव्य दिया तो दोष निकलने के बाद पोषक धातु निकलते हैं। इसलिए पित्त वृद्धि के हेतु कितने बलवान है? उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव और आहार किस प्रकार का है, इसका अध्ययन विरेचन के पूर्व करना है। अब ये जो अम्ल पित्त में पित्त वृद्धि है, ये लगभग 90% अजीर्णजन्य होती है। संतर्पणजन्य, अजीर्णजन्य, अध्यशनजन्य होती है। तो इसमें पित्त का शोधन, ये पित्त के हेतु बड़े हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं हम, जो दुष्ट पित्त है उसको निकालना इसलिए कर ले, इसलिए यहाँ पर तीक्ष्ण द्रव्य देने के स्थान पर मध्यम द्रव्य का प्रयोग करना ज्यादा उचित होता है, तो ये आपत्ति नहीं आती है। इसलिए पित्त वृद्धि यदि है तो पित्त के हेतु कितने बलवान है, द्रव गुण कितना बलवान है, लवण कितना बलवान है, मद्यपान कितना बलवान है और आहार कितना है, सत्व बल कितना है, इनका अध्ययन करके ये करना चाहिए। तो इस प्रकार का ये नहीं होता, आपत्ति प्रायः नहीं आती, इतना ध्यान रखना है। बाकी अन्य इसमें मुझे कोई खास बात बतानी नहीं है। जो सुना आपने वो बहुत ही चिंतनीय, अभ्यास करने जैसा और प्रयोगशीलता के लिए उपयुक्त है। इसलिए आज यही विराम लेते हैं और धन्यवाद संतोष जी को, काफी अच्छा आपने प्रतिपादन किया है, जिससे लोगों को धारस करने की क्षमता, नए नए प्रयोग करने की क्षमता और चिंतनशीलता का प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए संतोष जी का मैं अंतःकरण पूर्वक हृदय से अभिनंदन करता हूं और आज यही रुकता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। आपने आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए मैं सभी वैद्य वर्गों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अब आज के कार्यक्रम में जिन्होंने अपने विचार रखे वो आदरणीय वैद्य संतोष नेवपुरकर जी, उनका मैं अमृत महोत्सव कृति समिति की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आदरणीय वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी का भी सभी वैद्य वर्गों की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जो सभी लोगों ने परिश्रम लिए, वो वैद्यजनों ने परिश्रम लिए, सभी छात्रगण इस कार्यक्रम को सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए, उनके भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जाने अनजाने जिन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया, उन सभी के आभार व्यक्त करते हुए मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा यहाँ पे करने जा रहा हूँ। धन्यवाद सभी को।